दुनिया का कोई भी स्पोर्ट आपको फाइटर फ्लाइंग जैसा मज़ा नहीं दे सकता। मेरी गाड़ी में 2 लोग ख़त्म हो चुके थे और मैं बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था। कभी-कभी वो मना भी कर देते थे, उनको आइडिया नहीं होता था कि कैसे कहते हैं हैंडल करेंगे, वो इसे बीमारी समझते थे। हम लोग अपने घरों में जैवलिन नहीं फेंक सकते, अपने घरों में हम ये गोला नहीं फेंक सकते, हम अपने घरों में क्रिकेट कहीं भी खेल लें। मेरा नाम स्क्वाड्रन लीडर अभय प्रताप सिंह है और मैं भारतीय वायुसेना से रिटायर्ड हूँ। रिटायरमेंट से पहले मैं भारतीय वायुसेना में मिग-27 नाम का लड़ाकू विमान उड़ाता था और अब मैं व्हीलचेयर पे आ गया हूँ। मैं एक बहुत ही मॉडरेट मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। मेरा परिवार का जुड़ाव गाँव से भी है, मैंने खेती भी करी है, मैंने भैंसें भी पाली हैं। और एक समय था जब मेरी स्कूल की फीस भी टाइम पे नहीं जमा हो पाती थी और मुझे उसकी वजह से स्कूल में टीचरों से सुनना भी पड़ता था और कभी-कभी मुझे क्लास भी नहीं अटेंड करने दिया जाता। 12th के बाद मैं पूरी तैयारी कर रहा था कि मैं इंजीनियरिंग करूँगा। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, सब कुछ छोड़-छाड़ करके। पर अचानक से वो एक एनडीए का एग्ज़ाम मेरे सामने आया, मैंने उसको दिया। मेरा जब उसपे सिलेक्शन भी हो गया, उसके बाद भी मैं जाना नहीं चाहता था क्योंकि मेरे घरवाले इसके खिलाफ थे। उनको लग रहा था कि ये लड़का पढ़ने में तेज है, ये बड़ा आदमी बनेगा, तो उनकी जो फाइनेंशियल दिक्कतें हैं, वो सब ये दूर करेगा। तो वो नहीं चाहते थे कि मैं फ़ौज में जाऊँ। पर मुझे मेरे एक दोस्त ने एक फ़िल्म थी टॉप गन, वो इस बीच में दिखा दी, यानी मेरे सिलेक्शन होने और मेरे एनडीए जॉइन करने के बीच में। और वो जो टॉम क्रूज़ का लुक था, वो देख कर के वो मेरे दिमाग में ये घर कर गया कि भाई ये चीज़ है जो आपको करनी चाहिए। इंजीनियर बनने के लिए आप नहीं आए हो उस धरती पे, ऐसा कुछ करने के लिए आए हो जो बिल्कुल अलग हो, जिसमें आपको सोचना ही ना पड़े कि अरे क्या कर रहे हैं, वही सेम रूटीन है दिन भर का। तो मैंने मन बना लिया कि अब तो मुझे एयरफोर्स में ही जाना है। और चूँकि मेरे माता-पिता इसके खिलाफ थे तो मैंने उनको बताया ही नहीं कि मैं जा रहा हूँ। जिस दिन मुझे जाना था, यानी आखिरी दिन मेरी ट्रेन थी जिस दिन, उसी दिन मैंने उनको डिस्क्लोज़ किया कि मैं तो एनडीए जा रहा हूँ। तो जब मैं एनडीए पहुँचा, एक बार फिर मुझे झटका लगा कि मुझे लगा था ये बहुत आसान होने वाला है। एयरफ़ोर्स है, एयरफ़ोर्स में कौन-सा फिज़िकल वगैरह कुछ होता नहीं होगा, ये तो दिमाग का खेल है। लेकिन जब मैं एनडीए पहुँचा तो मुझे 2 दिन के अंदर समझ में आ गया कि ये उतना आसान नहीं होने वाला है। पहली बार मैं जब क्रॉस कंट्री दौड़ने के लिए निकला था, जो कि उस टाइम पे एनडीए में 11 किलोमीटर की होती थी, तो मुझसे 1 किलोमीटर भी नहीं दौड़ा गया था। 1 किलोमीटर के बाद मैं सड़क पे गिर गया और मेरे मुँह से झाग निकलने लगा था। तो तीसरे-चौथे दिन ही मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई सॉरी कहते मुझसे गलती हो गई है और मैं वापस जाकर के इंजीनियर ही बन जाता हूँ, वही ठीक है। लेकिन एक-एक करके दिन निकलते रहे। मैंने अपना वहाँ फैसला डिस्क्लोज़ कर दिया कि नहीं मैं वापस जाऊँगा, मैं तो यहाँ नहीं रह पाऊँगा, ये मेरे लिए मुश्किल होगा। बट जैसे-जैसे दिन निकल रहे थे, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन हो गए, तो मुझे समझ में आने लग गया कि ये सब दिमाग का खेल है, ये एक्चुअली फिज़िकल नहीं है। तो वहाँ से मैंने एक पहली चीज़ जो सीखी कि कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। अगर आपका दिमाग आपके कंट्रोल में है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद मेरा एनडीए का सफ़र 3 साल बहुत ही आराम से गुज़र गया, मुझे कहीं कोई परेशानी नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं एक सिविल बैकग्राउंड से आने के बावजूद एनडीए में जो लोग सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज से आते थे, उनके बराबर परफ़ॉर्म करके निकला वहाँ से और वहाँ से मैं पहुँचा एयरफ़ोर्स। एयरफ़ोर्स पे अगेन मेरे लिए एक सरप्राइज़ वेट कर रहा था, वो था फ्लाइंग। फ्लाइंग एक ऐसी चीज़ है जो आप पहले कभी कर भी नहीं सकते। बाकी सब चीज़ें आप थोड़ा बहुत फिज़िकल वगैरह कर सकते हैं, लेकिन फ्लाइंग एक ऐसी चीज़ है जो आप पहले कहीं भी आपको उसका एक्सपोज़र मिलना नामुमकिन सा है। फ्लाइंग में भी अगेन जब मैं पहले दिन पहुँचा, पहली सॉर्टी मैंने करी, मैं हवा में एयरबॉर्न हुआ, तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई। जिसे कहते हैं आप एयर सिकनेस कहते हैं, मोशन सिकनेस कह सकते हैं। और मुझे एक बार फिर बोल दिया गया कि ये बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए, तुम नहीं कर पाओगे। बट वहाँ से
वो पहली 1-2 सॉर्टीज़ में मुझे इस तरह की दिक्कत हुई, लेकिन मैंने फिर उस पे वर्क करना शुरू किया। मैं डॉक्टर से मिला, हमारे एविएशन मेडिसिन के डॉक्टर्स होते हैं, मैं उनसे मिला, मैंने उनसे सीखा, चीज़ें सीखी कि क्या करने से ये मोशन सिकनेस पे विजय प्राप्त करी जा सकती है। और 1 हफ्ते का ब्रेक लिया। उसके बाद 1 हफ्ते बाद मैं वो सब एक्सरसाइज वगैरह करके, वो प्रैक्टिस करके दोबारा कॉकपिट में पहुंचा और फिर मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो अगेन यहां से मुझे फिर समझ में आया कि इट्स ऑल मेंटल। अगर किसी ने बोल दिया कि आप नहीं कर सकते हो और आप उस पर फंस गए, उसके माया जाल में कि आप नहीं कर सकते हो, तो फिर आपके लिए निकलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आपको अगर अपने ऊपर भरोसा है तो हर चीज के रास्ते हैं, बस वो रास्ते आपको ढूंढने पड़ते हैं। 1999 के कारगिल की लड़ाई के तुरंत बाद मैं एयरफोर्स में फाइटर पायलट बन गया था। एयरफोर्स का मेरा सफर, चूंकि कारगिल हो चुका था और उसके बाद कोई लड़ाई नहीं हुई, तो बहुत ही आराम से कटा। फ्लाइंग एक ऐसी चीज थी कि जिसे करने में बहुत मजा आता था। मुश्किल था, टफ था, चैलेंजिंग था, लेकिन मजा बहुत आता था। शायद कोई भी स्पोर्ट, दुनिया का कोई भी स्पोर्ट आपको फाइटर फ्लाइंग जैसा मजा नहीं दे सकता। तो जैसे ही मेरी जिंदगी इसमें सेटल हो रही थी, मुझे मजा आने लग गया था। अचानक से एक दिन जब मैं लखनऊ से हाशिमारा, जो कि मेरी पोस्टिंग थी जहाँ पे, वहाँ जा रहा था, तो बनारस में मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। मैं मिडिल बर्थ पे सोया हुआ था और सोते-सोते ही एक्सीडेंट हो गया। मुझे पता भी नहीं चला कि एक्चुअली हुआ क्या। मैं जब उठा तो मेरी गाड़ी में 2 लोग खत्म हो चुके थे और मैं बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था। सड़क पूरी खाली थी, दूर-दूर तक कोई था नहीं और मेरे बहुत चिल्लाने के बाद तकरीबन आधे घंटे के बाद लोग वहाँ पहुँचे, कुछ लोग गाँव वाले पहुँचे जिन्होंने हमें बाहर निकाला और हमने एम्बुलेंस को, पुलिस को जहाँ फ़ोन कर सकते थे उन लोगों ने फ़ोन करा। लेकिन वो फर्स्ट एड मिलने में शायद थोड़ी देर हो गई, जिसकी वजह से उन 2 लोगों को भी बचाना मुमकिन, वो लोग वहीं पे ख़त्म हो गए थे और मेरी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई। मुझे डॉक्टर्स ने बाद में बताया कि अगर टाइमली उसमें फर्स्ट एड मिल जाती और ट्रेन्ड स्टाफ वहाँ पे आ जाता, क्योंकि जो हैंडलिंग करी जाती है एक्सीडेंट के बाद, जिस तरह से बॉडी को बेसिकली बंदे को हैंडल किया जाता है, उसकी वजह से कभी-कभी इंजरी बड़ी हो जाती है, छोटी इंजरी भी बड़ी हो जाती है। तो शायद वही कारण था कि जो लोग मुझे लेने आए भी बाद में, उन्हें भी इस बात की खबर नहीं थी, ये ट्रेनिंग नहीं थी कि किस तरह से एक्सीडेंट के बाद आपको हैंडल करना चाहिए। पहले 6 महीने में ही ये कन्फर्म हो गया था कि अब शायद व्हीलचेयर पे ही रहना पड़ेगा। मेरे पास ऑप्शन था कि मैं एयरफोर्स में ही कंटिन्यू कर सकता था, फ्लाइंग छोड़ करके ग्राउंड ड्यूटीज़ में, क्योंकि मेरे दोनों पैर पूरी तरह से मेरे कंट्रोल से बाहर हो गए थे। तो मैं ताज़िंदगी आराम से नौकरी कर सकता था एयरफोर्स में, मुझे प्रमोशंस नहीं मिलते बहुत ज़्यादा। लेकिन जिस तरह का मैं जीवन जी रहा था पीछे और आगे मैं अपनी लाइफ एक सोच के बैठा हुआ था, उसमें ये चीज़ फिट नहीं हो रही थी। तो मैंने ये फैसला किया कि मैं एयरफोर्स से बाहर जाऊँगा और सिविल लाइफ में जाकर के जो मेरा मेरे पेरेंट्स का, मेरे माता-पिता का मुझसे उम्मीद थी पैसा कमाने की, वो पूरी करने की कोशिश करूँगा। इसका काफ़ी विरोध भी हुआ। इस बार फिर मेरे पिताजी ने बहुत विरोध किया कि अब आप व्हीलचेयर पे आ गए हो, क्यों बाहर जाना चाहते हो, क्यों लड़ना चाहते हो? मेरे सीनियर्स ने बहुत विरोध किया, मेरे साथ के लोगों ने बहुत विरोध किया, क्योंकि उस समय पे हमें कोई दिख भी नहीं रहा था। कोई इस तरह का एग्ज़ाम्पल हमारे सामने नहीं था जिसको देख कर के आप अपना एक भूमिका बना सको आगे की, अच्छा इस तरीके से चीज़ें करी जाएँगी। लेकिन मैं नहीं माना। फ़ौज से 2009 में मैं बाहर आ गया। बाहर आने के बाद मुझे एक बार फिर लगा कि शायद मैंने पंगा ले लिया है, गलत कर दिया है। क्योंकि कहीं भी आना-जाना हो, तो आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती थी। इंटरनेट का चलन हो गया था, तो मुझे बाहर विदेशों के वीडियोज़ मैं देखता था जहाँ पे लोग सब कुछ खुद कर रहे हैं। लोग काम कर रहे हैं, गाड़ियाँ चला रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे लोग मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था। आप अकेले ट्रैवल करना बहुत मुश्किल था, बस में चढ़ नहीं सकते, ट्रेन में चढ़ नहीं सकते। उस समय तो एयरलाइन में भी चढ़ना बहुत मुश्किल था, क्योंकि सीढ़ियों वाले रैंप हुआ करते थे, सीढ़ियाँ हुआ करती थी जिस पे वो उठा के ले आते थे। कभी-कभी वो मना भी कर देते थे, उनको आइडिया नहीं होता था कि कैसे कहते हैं हैंडल करेंगे, वो इसे बीमारी समझते थे, वो डिसेबिलिटी को बीमारी की तरह बोलते थे। तब मेरे मन में एक ख़्याल आया कि मैं
ये चीज़ जो मैंने करी है, यानी व्हीलचेयर पे आने के बाद काफ़ी तेज़ी से मैं सिविल लाइफ में एस्टैब्लिश हो गया था। मैंने अपना बिज़नेस सेट कर लिया था, मेरे अंडर में 20-25 लोग काम कर रहे थे। तो क्यों ना ये चीज़ मैं दूसरे लोगों को भी सिखाऊँ। इसके लिए मैं एक रिहैब सेंटर खोलने का प्लान बना रहा था, लेकिन उसमें बहुत पैसा लगने का चांस था। उतना पैसा मेरे पास था नहीं। तो किसी ने मुझे सलाह दी कि क्यों ना आप स्पोर्ट्स को यूज़ करें। स्पोर्ट्स एक ऐसा मीडियम है जिससे आप लोगों को एक साथ ला सकते हैं, वो आपस में एक-दूसरे के साथ मिल बैठ करके सीख सकते हैं। तब मेरी लड़ाई शुरू हुई, कौन-सा स्पोर्ट? किस स्पोर्ट्स के माध्यम से मैं लोगों को घर से बाहर निकाल सकता हूँ? क्योंकि बहुत से लोग मुझे मिलते थे, मैं उनकी काउंसलिंग करता था, जो अपने घर में ही बंद रहते थे। वो डरते थे बाहर आने में क्योंकि रास्ते एक्सेसिबल नहीं थे, जगह थी नहीं, कहीं वॉशरूम नहीं मिलते थे। तो मुझे क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट लगा जिसके माध्यम से, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसी चीज है इंडिया में जो बच्चे, बूढ़े और जवान, डिसेबल्ड, नॉन डिसेबल्ड, हर कोई खेलना चाहता है, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो। और शायद मेरा फैसला सही था, क्योंकि उस क्रिकेट के नाम से अगले कुछ ही दिनों में मुझे बहुत सारे लोगों के फोन आने लगे, मैसेज आने लगे, जो कि व्हीलचेयर पे बैठे होने के बावजूद क्रिकेट खेलना शुरू करना चाहते थे। और वहां से हमारा सफर शुरू हुआ व्हीलचेयर क्रिकेट इंडिया एसोसिएशन का। हमने 2015 में ये शुरू किया था। 2016 में हमारी स्टेट्स की टीमें बननी शुरू हुई। 2017 में तकरीबन 12 स्टेट्स की टीमें बन गई थी और हमें ठीक-ठाक सपोर्ट मिल रहा था। 18 में हमने अपना पहला इंटरनेशनल किया। हम बांग्लादेश गए, ढाका में हमने बांग्लादेश की टीम के साथ खेला, उनको हम वहां हरा के आए। और उसी साल सितंबर में हम पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए दुबई गए। हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर्स हमें मिलते नहीं थे। शुरुआत के जितने भी टूर्नामेंट्स हुए वो बहुत हद तक मैंने अपनी पेंशन की सेविंग से ही करे हैं। पाकिस्तान का टूर्नामेंट पहला था जब हमें मुथूट ग्रुप ने बुला करके स्पॉन्सरशिप दी थी, हमें मांगना भी नहीं आता था उस टाइम तक। व्हीलचेयर क्रिकेट के माध्यम से बहुत लोग ऐसे थे जो अपने घरों से भी नहीं निकले थे। उनको ये भी नहीं पता था कि वो अकेले ट्रैवल भी कर सकते थे, पर क्रिकेट के जुनून की वजह से वो अपने घर से निकले, गांव से, छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों से, गुजरात के आदिवासी इलाकों से वो लोग निकल करके ट्रेनों में अकेले सफर करके दिल्ली, लखनऊ, बैंगलोर जैसे शहरों में पहुंचे। और आज वो लोग जो उस समय हमेशा एक अटेंडर लेकर के चलते थे, एक अटेंडेंट उनके साथ चलता था, आता था, आज वो लोग अकेले ट्रैवल कर रहे हैं। और बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इस तरह के काम कर पाएंगे। वो एम्प्लॉयड हैं आज की डेट में केवल क्रिकेट की वजह से। कि जो लोग नौकरी करने की नहीं सोच पा रहे थे, वो आज नौकरी भी कर रहे हैं, शादी भी कर रहे हैं, उनके बच्चे भी हो गए हैं। ये सब केवल एक स्पोर्ट क्रिकेट के माध्यम से संपन्न हो पाया है। और ऐसी एक आध स्टोरीज नहीं है, ऐसी बहुत स्टोरीज हैं। तो इसीलिए मैं सरकार से भी और प्राइवेट सेक्टर से सबसे हमेशा जहां भी मिलता हूं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे स्पोर्ट्स पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए कि जो डिसेबल्ड कहीं भी खेल सके। क्योंकि हम लोग अपने घरों में जैवलिन नहीं फेंक सकते, अपने घरों में हम ये गोला नहीं फेंक सकते, हम अपने घरों में क्रिकेट कहीं भी खेल लेते हैं, हम कॉरिडोर में खेल लेते हैं, हम गली में खेल लेते हैं, ग्राउंड मिल गया तो ठीक, तो नहीं खेल, कहीं भी खेल सकते हैं। स्पोर्ट्स एक बहुत जरूरी चीज है किसी की भी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। स्पोर्ट्स के थ्रू वो बहुत कुछ सीखता है, ना केवल कहते हैं उसकी फिजिकल वेलबींग के लिए वो जरूरी है, बट साथ ही साथ उसकी ऑलराउंड डेवलपमेंट भी बहुत आसानी से हो जाता है स्पोर्ट्स के थ्रू। इसलिए मैं अपने सारे दिव्यांग भाइयों से, सारे डिसेबल्ड फ्रेंड से, उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई ना कोई स्पोर्ट्स जरूर पिकअप करें।